हेलो दोस्तों। आज मैं जिस मूवी के साथ आपके पास आया हूँ वो है 2001 की बायोग्राफिकल ड्रामा ए ब्यूटीफुल माइंड। ये मूवी सिल्विया नसर के पुलिंजर प्राइज नॉमिनेटेड सेम नाम की नॉवल से इंस्पायर्ड है। ये मूवी नोबेल लॉरिएट जॉन नैश की कहानी है, जिन्हें 1994 में इनकी फेमस गेम थ्योरी के लिए नोबेल मिला था। इस मूवी में गेम थ्योरी को भी समझाया गया है, जिसे आगे हम एक्सप्लेनेशन के दौरान जानेंगे। इस मूवी की मेन लीड में हैं रसल क्रो, जिन्हें हम उनकी पॉपुलर मूवीज़ ग्लैडिएटर, द इनसाइडर, एले कॉन्फिडेंशियल, सिंड्रेला मैन, अमेरिकन गैंगस्टर के लिए जानते हैं। मूवी की फीमेल लीड हैं ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जेनिफर कॉनली एज एलिसिया नैश, जिन्हें हम हल्क, डार्क वाटर, एलिटा बैटल एंजल जैसी मूवीज़ के लिए जानते हैं। इस मूवी के अन्य कलाकार हैं एड हैरिस, जिन्होंने विलियम पार्च का किरदार निभाया है जो एक सीक्रेट एजेंट है, पॉल बैटनी, जिन्होंने चार्ल्स का किरदार निभाया है जो नैश के फ्रेंड हैं, क्रिस्टोफर प्लमर, जो कि डॉक्टर रोसन का किरदार निभाते हैं। इस फिल्म ने ऑल ओवर वर्ल्ड $313 मिलियन की कमाई की थी और इसे 4 एकेडमी अवार्ड्स भी मिले थे: बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। रसल क्रो को भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था, बट ये अवार्ड मिला डेंजल वाशिंगटन को ट्रेनिंग मूवी के लिए। आइए अब इस मूवी के प्लॉट को जानते हुए हम इस ट्विस्टेड मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी शुरू होती है 1947 में, जब जॉन नैश प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं मार्टिन हैंसन के साथ, जो दोनों कार्नेगी स्कॉलरशिप से यहाँ आए थे। यहाँ नैश अपने साथी मैथ और साइंस ग्रेजुएट्स सोल एंसले, बेंडर और अपने रूम पार्टनर चार्ल्स से मिलते हैं, जो एक लिटरेचर स्टूडेंट है। यहाँ जॉन को अपने रूम पार्टनर से मिलकर थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें सिंगल रूम देने को कहा गया था। यहाँ अपने साथी ग्रेजुएट्स के साथ बातचीत में हम जान पाते हैं कि जॉन थोड़े ईगोइस्टिक हैं। जॉन अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाते हैं, जहाँ एक ब्लॉन्ड खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ आई हुई होती है। जॉन के साथी फ्रेंड्स उस लड़की को अप्रोच करना चाहते हैं और हैंसन एडमंड स्मिथ की इस कोट को ही बताता है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, मतलब हर आदमी अपने लिए। बट जॉन आर्ग्यू करता है कि लड़की को अप्रोच करने का बेस्ट टेक्निक क्या होगी। जॉन अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करते हैं कि यदि ये सभी उस ब्लॉन्ड के पीछे जाएंगे तो वे एक दूसरे को ब्लॉक करेंगे, जिससे वो ब्लॉन्ड किसी के पास नहीं आएगी। फिर वो उसकी फ्रेंड्स के पास जाएंगे, बट उनकी फ्रेंड्स भी इनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो अपने आप को सेकंड ऑप्शन समझेंगी और कोई भी अपने आप को सेकंड ऑप्शन नहीं समझना चाहता है। सो जॉन सजेस्ट कि अगर हम सभी एक एक उस ब्लॉन्ड के फ्रेंड्स के पास जाएं और उनसे मिलें तो ब्लॉन्ड पे एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर से उस ब्लॉन्ड को किसी के मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस थ्योरी को जॉन ने एक आर्टिकल में पब्लिश कराया और उस न्यू कॉन्सेप्ट को नाम दिया गवर्निंग डायनेमिक्स। इससे जॉन को MIT में अपॉइंटमेंट मिलता है, जहां वो हैंसन को न चुनकर सोल और बेंडर को अपने साथ आने के लिए चुनता है। 1953 में नैश को पेंटागन में इनवाइट किया जाता है, जहां उसे दुश्मन के टेलीकम्युनिकेटेड कोड को इनक्रिप्ट करना होता है। वो ये काम अपनी जीनियस माइंड की वजह से कर देता है। नैश अपने NIT की रेगुलर ड्यूटीज़ से बोर हो गया था, तभी उसे एक मिस्टीरियस बंदा विलियम पार्चर के द्वारा एक सीक्रेट असाइनमेंट के लिए भर्ती कर लिया जाता है। विलियम अपने आप को USA डिफेंस डिपार्टमेंट का व्यक्ति बताता है और जॉन को सोवियत मैगजीन और न्यूज़पेपर्स के हिडन पैटर्न्स को डिकोड करने को कहता है। जॉन इन पैटर्न्स की डिकोडिंग में जुनूनी हो जाता है और इन्हें सीक्रेट मेलबॉक्स के जरिए डिलीवर करना चालू कर देता है। धीरे धीरे उसे ऐसा एहसास होने लगता है जैसे कुछ लोग उसका हमेशा पीछा कर रहे होते हैं। कॉलेज में उसकी एक स्टूडेंट एलिसिया उसे डिनर के लिए पूछती है और वो राज़ी हो जाता है और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। प्रिंसटन कॉलेज के उसके विज़िट पर वो वहाँ अपने रूम पार्टनर फ्रेंड चार्ल्स और उसकी भतीजी मार्सी से मिलता है। चार्ल्स वहाँ एलिसिया से शादी के लिए जॉन को इनकरेज करता है। वापस लौटने पर जॉन एलिसिया को प्रपोज करता है और दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद एलिसिया की प्रेगनेंसी के बाद जॉन विलियम के साथ काम नहीं करना चाहता है, बट विलियम उसे प्रेशराइज कर काम जारी रखने के लिए कहता है। धीरे धीरे सोवियत एजेंट्स हर जगह जॉन का पीछा करने लगते हैं और एक बार गोलीबारी में विलियम जॉन को उनसे बचाता है। एक दिन जॉन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चर दे रहा होता है। उसी समय कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं। जॉन उन्हें सोवियत एजेंट समझता है और वहाँ से भागने लगता है, बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग डॉक्टर रोजन
और उनके लोग हैं जो जॉन को साइकेट्रिस्ट फैसिलिटी में ले जाते हैं। डॉक्टर रोज़ एलिजिया को बताते हैं कि जॉन को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है और चार्ल्स जो जॉन का दोस्त है, उसकी भतीजी मार्सी और विलियम सभी उसकी कल्पना में हैं। एलिसिया के पता लगाने पर उसे पता चलता है कि विलियम नाम का कोई भी बंदा यूएसए डिफेंस डिपार्टमेंट में नहीं है। जॉन ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेल बॉक्स में डाले थे वो अभी तक वहीं रखे हुए हैं, लेकिन जॉन ये सब मानने से इनकार करता है। जॉन को इंसुलिन शॉक थेरेपी का कोर्स दिया जाता है और उसे एंटीसाइकोटिक दवा देकर छोड़ दिया जाता है। दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से जॉन परेशान हो जाता है और दवा लेना बंद कर देता है, जिससे उसे चार्ल्स, मार्सी और विलियम्स दोबारा दिखाई देने लगते हैं। 1956 में एलिसिया को पता चलता है कि जॉन ने घर के पास ही एक शेड में फिर से वो असाइनमेंट शुरू कर दिया है। ये पता लगने पर कि जॉन अभी ठीक नहीं हुआ है, एलिसिया घर की तरफ भागती है जहाँ जॉन ने अपने बच्चे को बाथ टब में छोड़ दिया होता है। उसे लगता है कि उसका फ्रेंड चार्ल्स उसके बच्चे के साथ है और वो उसे नहला रहा है। एलिसिया डॉक्टर रोज़ को कॉल करने लगती है और विलियम्स जॉन को उसको रोकने के लिए कहता है। जॉन अपनी कल्पना में विलियम के साथ लड़ाई करता है, जिससे एलिसिया घर से बाहर भाग जाती है। अचानक जॉन को कुछ याद आता है और उसे पता चलता है कि मार्सी असली नहीं है। वो जाकर एलिसिया को रोकता है और उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि मार्सी असली नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल से मार्सी उतनी ही बड़ी है जितनी वो सबसे पहले थी। वो समझ चुका है कि मार्सी, चार्ल्स और विलियम्स सभी असली नहीं हैं, वो नकली हैं, वो उसके दिमाग में है। डॉक्टर रोज़ वहाँ आकर जॉन को वहाँ से ले जाने लगते हैं, बट जॉन एलिसिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ रहने दे। एलिसिया उसकी बात मान जाती है और उसे सपोर्ट करती है। जॉन प्रिंसटन वापस जाता है और अपने राइवल हैंसन, जो अब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड होता है, से मिलता है। हैंसन उसे लाइब्रेरी और ऑडिट क्लासेस में काम करने को मंजूरी दे देता है। अगले 20 साल तक जॉन अपने हेलुसिनेशंस को इग्नोर करना सीखता है और 1970 के अंत में उसे फिर से पढ़ाने की अनुमति मिल जाती है। 1994 में जॉन को अपनी गेम थ्योरी और इकोनॉमिक्स में रिवोल्यूशनरी वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ की न्यूज़ आती है। उसके सभी साथी प्रोफेसर उसे अपनी कलम देकर उसका सम्मान करते हैं। स्टॉकहोम में जॉन नोबेल प्राइज़ लेने के बाद वो उसे अपनी वाइफ एलिसिया को डेडिकेट करता है। जॉन जब ऑडिटोरियम से अपनी वाइफ एलिसिया और अपने बेटे के साथ बाहर आ रहा होता है तो उसे चार्ल्स, मर्सी और विलियम दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर थैंक्स कहता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये थी मूवी ए ब्यूटीफुल माइंड की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। मूवी में जॉन नेस को स्मोक करते हुए दिखाया गया है, बट रियल में जॉन स्ट्रिक्ट एंटी स्मोकर थे। इस मूवी में डायरेक्टर ने जॉन के स्किज़ोफ्रेनिया का कई बार सटल हिंट भी दिया है हमें, बट हम उसे गेस नहीं कर पाते हैं। ये सीन जिसमें जॉन मर्सी से मिलता है और मर्सी कबूतरों के बीच खेल रही होती है, बट इनमें से कोई भी कबूतर उड़ नहीं रहा होता। इस मूवी में रसल क्रो और जेनिफर कॉनली का एक इंटीमेट सीन भी है, जिसे बाद में फिल्म से कट कर दिया गया। प्रीमियर ने इस फिल्म को 20 मोस्ट ओवररेटेड मूवीज़ ऑफ ऑल द टाइम में रखा है। तो ये थी मूवी की एक्सप्लेनेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी और मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे अंडररेटेड मूवीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसे एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। सो बाय फॉर नाउ एंड कीप वॉचिंग अंडररेटेड मूवी एक्सप्लेनेशन।